सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले पाठों में ये मूर्त गुण, अमूर्त गुण और उभय गुण के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें मूर्त गुणों का भी हम लोगों ने कारिकावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली और दिनकरी देख लिया, और अमूर्त गुणों के विषय में भी कारिकावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली और दिनकरी तीनों के साथ देख लिया। ठीक है ना। तो उसमें मूर्त गुणा के लिए कारिका इन्होंने लिख दी रूपम रसः स्पर्श गंधो परत्वम अपरत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी, ये कर दिया। और मूर्त गुणों का यदि साधर्म्य क्या हो तो दिनकर ने अंतिम चरम में 2 बताए। उसके अतिरिक्त पहले जो भी आप मूल के अनुसार करने जाएंगे, चाहे मूर्त गुण वृत्तित्वम करेंगे, मूर्त गुणत्वम करेंगे, मूर्त वृत्ति गुणत्वम करे, चाहे फिर अमूर्ता वृत्ति गुणत्वम करे, सब में दोष आता ही है। चरम में उन्होंने 2 साधर्म्य बता दिए। क्या क्या कर सकते हैं? अमूर्त गुण वृत्ति, संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम रूपादीनां साधर्म्यम मूर्तत्व व्याप्यतावच्छेदक गुणवृत्ति जातिमत्वम रूपादीनां साधर्म्यम। ठीक है ना जी। हाँ, ये कर लिया। इसके बाद अमूर्त गुण के विषय में हम लोग चर्चा किए कल के पाठ में विशेष रूप से। तो अमूर्त गुण के लिए कारिका आई, क्या आई? धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च एते मूर्त गुणाः सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः। एते अमूर्त गुणाः सर्वे, तो एते मूर्त गुणा में वहाँ पर अकार प्रश्लेषो बोध्यः एक दिन करने विशेष रूप से बताया कि मूल कारिका में वहाँ अकार को समझना, ये मत कर लेना कि एते मूर्त गुणाः, एते मूर्त गुणाः ऐसा मत विच्छेद करना, वहाँ पर अकार प्रश्लेषो बोध्यः ये करके किया। और उसका भी मूल के अनुसार यदि आप साधन में बनाएंगे कि अमूर्त वृत्ति गुणत्वम, चाहे मूर्ता वृत्ति गुणत्वम, ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं अतिव्याप्ति बनी ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी अंततोगत्वा दिन करने 2 चरम आपको साधन में बताए। ठीक है ना। क्या क्या बताए? मूर्त गुण वृत्ति, संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम धर्मादीनां साधर्म्यम, और दूसरा भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाणावृत्ति जातिमत्वम धर्मादीनां साधर्म्यम। लगा नहीं लगा? और इसका पद कृत्य वगैरह के साथ हमने यहाँ तक के दिनकरी को देखा था। अब इसके आगे हम लोगों को चलना है। ठीक है ना। अब जो मूल में कारिका आई नंबर 3 की, नंबर 3 की कारिका नहीं, लेकिन ये अमूर्त गुण को बताने के लिए अंतिम पाद में एक चरण तो मत कहिए, एक उत्तर एक अर्ध भाग में, अर्धर्च में, अर्ध क्या कहा जाएगा उसको, अर्ध श्लोक में, अर्ध कारिका में उन्होंने क्या बता दिया आपको? उभय गुणों को बता दिया। क्या बताया? संख्या दयो विभागान्ता उभयेषां गुणामताः, ये उन्होंने कर दिया। उभयेषां गुणामताः। ठीक है ना। उभयेषां केषां, तो फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली में व्याख्या भी की मूर्ता मूर्तो भयेषां इत्यर्थः। वहाँ मूर्ता मूर्तो भय गुणाः ऐसा कुछ करके व्याख्या की। क्या किया? मूल में क्या लिखा था? मूर्तो भय गुणाः, मूर्ता मूर्त उभय गुणा इत्यर्थः। मूर्ता मूर्त गुणा इत्यर्थ, उभय शब्द नहीं लिखा है ना। तो उभय करके मतलब मूर्त और अमूर्त को लेना है। उनके ये गुण हैं संख्या दयो विभागान्ताः। आया क्या है? तो संख्या परिमाण पृथक तो संयोग विभाग, इनका मूल के अनुसार यदि साधर्म्य में देखना जाए तो क्या साधर्म्य बनेगा? उभयेषां गुणामताः ऐसा जो मूल है उसके अनुसार देखेंगे तो क्या साधर्म्य बनेगा? संख्या दियो का उभय वृत्ति गुणत्वम, उभयेषां गुणामताः। जैसे मूर्त गुणाः का क्या बन रहा था? मूर्त वृत्ति गुणत्वम, ये साधर्म्य बन रहा था। अमूर्त गुणाः मूल के अनुसार क्या साधर्म्य बन रहा था? अमूर्त वृत्ति गुणत्वम। उसी तरह उभयेषां गुणाः का यदि देखें
तो क्या बनेगा? उभय वृत्ति गुणत्वम। गुणत्वम। उभय वृत्ति गुणत्वम संख्यादि नाम साधर्म्यम, यही बनाएंगे ना मूल के अनुसार। तो वही यदि बनाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं अतिव्याप्तियां हो जाएगी। इसके कारण आपको क्या कहना पड़ेगा? मूर्तो भय वृत्ति गुणत्वम ऐसा बनाना पड़ेगा। और ऐसा भी बनाएंगे तो देखते हैं, चलिए अब क्या क्या दिनकर बनाते हैं, लेकिन वही कुछ कहना चाह रहे। चलो दिनकर ही पढ़ो, मूल तो हम लोगों ने देख ही लिया था। चलिए ननु करके क्या कह रहे हैं? ननु उभयेषां गुणाः इति मूलेन संख्यादि पंचानाम उभय वृत्ति गुणत्वम साधर्म्यम उक्तम। यहाँ तक आओ, आया कि नहीं आया? कि भाई उभयेषां गुणाः इति मूलेन संख्यादि पंचानाम, संख्यादि जो 5 है, संख्या परिमाण पृथक तो संयोग और विभाग, इन पंचानाम क्या साधर्म्यम उक्तम? उभय वृत्ति गुणत्वम, है ना? उभयेषां गुणाः का, तो इन 5 का साधर्म्य क्या बताना पड़ेगा? साधर्म्य मतलब समान धर्म, एक धर्म है कि नहीं? तो वो एक धर्म क्या बताएगा इन 5 का? तो उभय वृत्ति गुणत्वम, मूल के अनुसार यही आ रहा है। वही साधर्म्यम उक्तम तच्च, वो जो साधर्म्य कहा उसमें क्या होगा? तो कहा रूपादौ अतिव्याप्तम। क्या कहा? तच्च रूपादावति व्याप्तम। रूपादि में वो अतिव्याप्त है, क्योंकि रूप भी तो उभय वृत्ति गुण है, नहीं है क्या? रूप उभय, अरे 2 घट है, 2 घट उभय हो गया, उभय वृत्ति गुण रूप है कि नहीं है? इस घट में भी रूप है, इस घट में भी रूप है, तो रूप कैसा हो गया? उभय वृत्ति गुण हो गया। तो उभय वृत्ति गुणत्वम रूप में भी चला गया। साधर्म्य कर रहे थे आप किसका? संख्यादि 5 का, संख्यादियों का कर रहे थे, और आपका उभय वृत्ति गुणत्वम रूपादि में भी अतिव्याप्त हो गया। ये दिनकर ने दोष दिया, है ना? ये देखो, वो मूल जो होता है ना, इनको कैसे निकाला जाए उससे, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं दिनकर, है कि नहीं? बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे पकड़ लिया जाए उसको, वरना उभयेषां गुणा उससे साधर्म्य में क्या बनेगा? लोग घूमते रह जाएंगे, कैसे साधर्म्य बनाए, कैसे बनाए, है कि नहीं है? लेकिन ये खींच लेते हैं, अच्छे से खींचते हैं, सटीक खींचते हैं, मूल के अनुसार जैसा आपको सुनाई देगा वैसे ही निकालेंगे, है कि नहीं? फिर उसमें कोई दोष आएगा, फिर वो भूमिका बना करके ऐसे क्रम बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए दिनकर अच्छे लगते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। ननु उभयेषां गुणाः इति मूलेन संख्यादि पंचानाम उभय वृत्ति गुणत्वम साधर्म्यम उक्तम तच्च रूपादौ अतिव्याप्तम। यहाँ रूपादावति और व्याप्तम के बीच पेज है, गलत है, ऐसा है क्या आप में? इसमें है, वो PDF में गलत छपा है थोड़ा। रूपादावति व्याप्तम साथ में ही रहेगा, ठीक है ना? रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस तरह धर्मादि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, आदि से सब ले लेना। धर्म कैसे? जैसे इस आत्मा, आपकी आत्मा में भी धर्म है, इनकी आत्मा में भी धर्म है कि नहीं है? तो उभय वृत्ति गुण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? उभय वृत्ति गुणत्वम चला गया, आया कि नहीं? वही कह रहे हैं कि उभय पदम, है ना? कि रूपादो, यदि ऐसा साधर्म्य कहेंगे तो रूपादो अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः उभय पदम मूर्त परतया व्याचष्टे, इसलिए उभय पद की मूर्त परक व्याख्या कर रहा है। कहाँ पर? न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। कौन कर रहे हैं? विश्वनाथ सत्यानंद भट्टाचार्य जी। आया कि नहीं आया? क्या लिखा? मूर्त गुणा इत्यर्थः, है कि नहीं? उभयेषामिति प्रतीक लिया, फिर कहा मूर्त गुणा। तो कुल मिला के वहां किया क्या? उभय पद की मूर्त परक व्याख्या कर दी। वही तो कह रहे कि उभय पदम मूर्त परतया व्याचष्टे, हुआ कि नहीं हुआ? ये कर दिया। अब इसके बाद देखो, चलो क्या व्याचष्टे, देखो उन्होंने प्रतीक लिखा, क्या लिखा? मूर्ते जी, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का ही वो कहा। तो भूमिका समझ में आई कि नहीं आई? कि वो मूर्ते क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि उस शंका हो जाती, यदि मूल में के अनुसार ही केवल चलते, कुछ व्याख्या न करते, तो उसके अनुसार तो साधन में आ रहा था उभय वृत्ति गुणत्वम, तो उभय वृत्ति गुणत्वम तो संख्या दो अतिव्याप्तम, तो वो संख्या में चूंकि अतिव्याप्ति थी हो जाती यदि कुछ व्याख्या न करते, तो इसलिए उसको उभय पद को व्याख्यायित कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। किम परक का व्याख्या कर रहा है? मूर्तो उभय परक, तो वही वो अवतरण बना दिए मुक्तावली का। चलिए आया कि नहीं आया? न च उभयेषामिति, न च मूर्त मात्र वृत्ति संख्यादौ अतिव्याप्तम कहाँ है? संख्यादौ अव्याप्तम। तो फिर अंडे क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ो, क्या कह रहे हो? न च
मूर्त मात्र वृत्ति संख्या दो अव्याप्तम। देखो अभी आपने अब मूल के अनुसार पहले क्या बन रहा था, केवल कारिका के अनुसार यदि देखे उभय सम गुणा मता है, उसके अनुसार साधन में क्या बन रहा था, वृत्ति गुणत्वम। यदि ऐसा बनाएंगे तो रूपादि में अतिव्याप्ति, इसलिए उभय पद की व्याख्या करनी पड़ेगी और क्या कहना पड़ेगा कि मूर्ता मूर्तो भय परक उभय पद है। अब जब ये व्याख्या कर देंगे तो अब साधन में क्या बनेगा, अब साधन में भी परिष्कृत होगा ना आपका, तो क्या बोला जाएगा, उभय वृत्ति गुणत्वम नहीं, मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुणत्वम। अब आपका रूप मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुण है, रूप नहीं, मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुण है नहीं, वो तो केवल मूर्त वृत्ति है। धर्मादि जो है वो मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुण है नहीं है, वो तो केवल अमूर्त वृत्ति गुण है। तो मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुण करके ना तो रूप पकड़ा जाएगा ना धर्मादि पकड़े जाएंगे, तो तादृश साधर्म्य तत्व रूप साधर्म्य जाएगा। मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुण तो रूप साधर्म्य आपका रूपादि में जाए, धर्मादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अतिव्याप्ति तो वारण हो गए, लेकिन अब दिनकर शंका कर रहा है, यहाँ से दिनकर की बुद्धि चालू काम कर रही है कि नहीं। अभी तक तो सब छुटपुट था, ये तो सब लोग मूल लगता है तब भी सोच लेते है कि नहीं, लेकिन यहीं से दिनकर चालू होता। क्या कह रहा है वो, उसने कहा चलो बना लिया, व्याख्या हो गई आपकी, सब अब पैक करिए अब सामान, अब हमारा आ रहा है कि नहीं। क्या आ रहा है, तो ये कह रहा है, अब कह रहे हैं कि भाई मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुणत्व में साधन में बनाया आपने, संख्या दी में जाएगा, बहुत अच्छे। अब कोई संख्या ऐसी है जो केवल संख्या सामान्य में अव्याप्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संख्या सामान्य यदि कहे तो वो तो मूर्त में भी है अमूर्त में भी है, नवद्रव्य वृत्ति है, परिमाण नवद्रव्य वृत्ति है, विभाग संयोग और कौन बच गया, संख्या परिमाण पृथक ये सब नवद्रव्य वृत्ति है, तो सामान्यतया इसमें अव्याप्ति नहीं ना कह सकते। लेकिन अब देखो कहाँ अव्याप्ति दे रहे, मूर्त मात्र में रहने वाली जो संख्या है उसमें अव्याप्ति है ना। मूर्त मात्रा मतलब जो पृथ्वी जल तेज वायु मात्र में जो रहती है वो जो संख्या है, अब वो मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति कही जाएगी, नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो तो मूर्त वृत्ति है। हमको तो मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुणत्वम कहा। अब ये तो फिर केवल मूर्त में रहने वाली संख्या में नहीं जाएगा, केवल अमूर्त में रहने वाली संख्या में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन संख्या सामान्य में देखो अव्याप्ति नहीं दे सकते, ऐसे नहीं कह संख्या में ही अव्याप्ति आया कि नहीं आया, ऐसे नहीं कह सकते हैं। लेकिन मूर्त मात्र में रहने वाली जो संख्या है विशेष रूप से कहना पड़ेगा, ये संख्या है कि नहीं है, आया कि नहीं आया, तो वो उसमें अव्याप्ति देखे। जैसे यहाँ पर देख लो, सामान्य रूप से मोटे मोटे से देखना हो तो आपके ये कौन है मूर्त, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु और मन, ये जो पांच, इसमें पंचत्व संख्या मोटे मोटे से पकड़ लो, पंचत्व संख्या है कि नहीं है, तो मूर्त मात्र वृत्ति वो संख्या है कि नहीं है, तो उसमें तो क्या होगी, अव्याप्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो तो कैसी है, केवल मूर्त में रहने वाली है। हमको तो हमने साधन में संख्या दी का क्या बनाया, वृत्ति गुणत्व, हो जाएगा उसमें नहीं जाएगा। इसी तरह इधर अमूर्त वाली संख्या, अमूर्त मात्र में रहने वाली संख्या देख लो, आकाश काल दिक आत्मा मन आकाश काल दिक आत्मा, ये जो चार है इसमें रहने वाली जो चतुष्ट संख्या है ना, कौन संख्या है, चतुष्ट संख्या। वो चतुष्ट संख्या केवल अमूर्त में ही रहेगी ना, अमूर्त में ही रहेगी, तो ये इसमें साधन में जाएगा, मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुणत्वम, ये जाएगा नहीं जाएगा, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से मूर्त मात्रा में रहने वाली संख्या चाहे अमूर्त मात्रा में रहने वाली जो संख्याएं हैं उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। संख्या सामान्य में अव्याप्ति नहीं कह सकते, ये बात समझना। जैसे नवत्व संख्या है, नवत्व संख्या जो कि नव द्रव्यों में रहती है, अब ये नवत्व संख्या में तो मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुण तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, उसमें चला जाएगा है ना। नव द्रव्यों में रहने वाली जो नवत्व संख्या है उसमें तो घट ही जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे संख्या सामान्य में अव्याप्ति की बात नहीं है। मूर्त मात्र वृत्ति जो संख्या है, अमूर्त मात्र वृत्ति जो संख्या है उसी में अव्याप्ति। उसी तरह मूर्त मात्र में जो परिमाण है, अमूर्त मात्र में जो परिमाण है उसी में अव्याप्ति। इस तरह से आया नहीं आया, तो वही कह रहे पढ़ो, न च मूर्त मात्र वृत्ति संख्या दो, न च मूर्त मात्र वृत्ति संख्या दो अव्याप्तम इति वाच्यम्। आया कि नहीं आया, अव्याप्तम किम अव्याप्तम इदम साधर्म्यम अव्याप्तम किम साधर्म्यम, ये साधर्म्यम अव्याप्तम, वही न च से शंका कर रहे हैं। समझ में आई शंका, न च मूर्त मात्र वृत्ति संख्या दो अव्याप्तम इति वाच्यम, तो कहा न च वाच्यम, क्यों, क्योंकि हम ये करेंगे
है कि नहीं? क्या कर देंगे? तो वही काल करें। वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वस्य द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक जाति मत्वस्य वा विवक्षितत्वात्। अरे बाप रे, क्या करे? काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्व से विवक्षितत्वात् एक। दूसरा द्रव्यत्व सम व्यापकता अवच्छेदक जाति मत्व से वा विवक्षितत्वात्, ये दूसरा कर दिया। आया ना? कोई भी ऐसी विवक्षा कर देंगे, मतलब उभय गुणों का ये साधर्म्य कर देंगे, है कि नहीं? क्या साधर्म्य कर देंगे? काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वस्य जातिमत्वम, ये साधर्म्य हम कर देंगे। काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमत्वम, ये कर देंगे। और या तो ये कर देंगे द्रव्यत्व सम व्यापकता अवच्छेदक जातिमत्वम, ये कर देंगे। अब देखा जाए क्या कह रहे हैं। काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमत्वम, है ना? गुणत्व व्याप्य जातिमत्वम ये कह रहे हैं ना। देखो जातिमत्वम ये है, इसमें दो विशेष, जाति में दो विशेषण दिया है। जाति में दो विशेषण दिया। क्या क्या है? एक तो गुणत्व की व्याप्य होनी चाहिए, और एक कैसी होनी चाहिए? काल वृत्ति वृत्ति होनी चाहिए। काल वृत्ति होनी चाहिए, ऐसी जातियां आया ना? काल वृत्ति वृत्ति जाति और गुणत्व की व्याप्य जाति, ऐसी जाति पहले पकड़ लेनी, और तद्वत्वम साधर्म्यम संख्यादीनाम साधर्म्यम ऐसे कर लेना है कि नहीं? जैसे हमको संख्या में घटाना होगा जाति करके, कौन जाति पकड़नी पड़ेगी? हमें रूपत्व। संख्या में घटाना होगा तो कौन सी जाति पकड़ेंगे? तो संख्यात्व। हाँ, कहाँ रूपत्व? रूपत्व पकड़ेंगे तो रूप में चला जाएगा, है कि नहीं? ये थोड़ी जाति शून्य वाला नहीं कर रहा है, जाति मत्व ही है। तुमको वही भूत चढ़ा है क्या पहले का? क्या कह रहा है? देखो, काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम, यही कह रहे हैं ना। तो जाति संख्या में समन्वय करना होगा तो जाति कौन आनी चाहिए? ये जाति आ जाएगी तो सारी संख्या में घट जाएगा, कहीं अव्याप्ति नहीं होगी, है कि नहीं? क्योंकि संख्या तो जाति मत्वम सारी संख्या में हो, सारी संख्या में, चाहे वो मूर्त मात्र में रहने वाली संख्या हो, चाहे अमूर्त मात्र में संख्या, वो ये सब भेदभाव नहीं करेगी कि भाई ये इसमें रहती है उसमें। संख्या तो जाति सारी संख्याओं में रहेगी, तो इसलिए जाति घटित कर दिया ताकि सब में चला जाए, है कि नहीं? अब जाति करके वो कब आएगी? जब दोनों विशेषण उसमें घट जाए। पहला विशेषण दिया है काल वृत्ति वृत्तित्व विशेषण, और दूसरा दिया है गुणत्व व्याप्यत्व विशेषण। आया कि नहीं आया? तो मतलब कहने का तात्पर्य कि वो जाति संख्या तो जाति जो आप लेंगे उसको कैसी होनी चाहिए? काल वृत्ति वृत्ति होनी चाहिए, और गुणत्व की व्याप्य भी होनी चाहिए। तो गुणत्व की व्याप्य संख्या तो जाति है कि नहीं है? व्याप्य है, इसमें तो कोई कठिन बात है ही नहीं, तो है ना? गुणत्व की व्याप्य तो ही। अब काल वृत्ति वृत्ति भी होनी चाहिए, ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो काल कौन पदार्थ है? काल 7 पदार्थों में कहाँ आता है काल? द्रव्य। इतना कहाँ सोच रहे हो? कहाँ आता है? द्रव्य में। कहाँ आता है द्रव्य? कितने नंबर में आता है? द्रव्य में 7वें नंबर पर आता है। 7वें नंबर पे आता है कि नहीं? आकाश काल, आकाश के बाद काल आया तो वही काल है। तो अब देखो काल जो वो द्रव्य है ना, काल में वृत्ति संख्या होती है कि नहीं होती है? काल में कोई संख्या रहती है कि नहीं? रहती है ना संख्या। कौन रहती? जैसे बताओ, एकत्व संख्या रहती है ना। क्या कहा? सचैको सचैको, बस यही जो पकड़ना, सच एक, वो काल एक है, मतलब एकत्व संख्यावान है। आया क्या? तो काल में वृत्ति संख्या हुई कि नहीं हुई? उस संख्या में वृत्ति कौन होगा? वही तो कह रहे, काल वृत्ति वृत्ति होनी चाहिए और गुणत्व की व्याप्य होनी चाहिए। काल की वृत्ति से, काल में वृत्ति कौन? संख्या, उसमें वृद्धि संख्या, तो बस काल वृत्ति वृत्ति संख्या तो हो गई जाति, और गुणत्व की व्याप्य भी हो गए। बहुत सरल है कि नहीं? तो ऐसी जाति संख्या तो जाति, तद्वत्वम संख्या में चला गया। बात समझ में आई? लग गया? ठीक। इसी तरह परिमाण में घटा लो, काल संख्या परिमाण, परिमाण में यदि घटाना होगा। अब देखो ये संख्या तो जाति तो आगे, ये तो समझ में आ गया नहीं आ गया? ये आ गया। अब तादृश जाति मत्तम, चाहे मूर्त मात्र संख्या हो, मूर्त मात्र में रहने वाली, उसमें भी वो है कि नहीं है? तो साधन को अभिव्याप्ति नहीं ना लगी जो आप नचा करके कह रहे थे? कोई अभिव्याप्ति नहीं लगी, है कि नहीं है? चला ही जाएगा। काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम संख्या दी साधन, बहुत सरल है, इसमें कोई क्लेश ही नहीं है कि नहीं? काल वृत्ति वृत्ति होनी चाहिए, गुणत्व की व्याप्य होनी चाहिए।
वैसी जाति करके संख्या तो जाति तद्वत्वम संख्या में चला जाएगा। इसी तरह परिमाण में घटाना होगा तो कौन जाति लेनी पड़ेगी? जाति लेनी पड़ेगी। तो देख लो गुणत्व की व्याप्य होनी चाहिए। गुणत्व की व्याप्य है कि नहीं है? गुणत्व की व्याप्य है, कोई समस्या नहीं। अब कैसी होनी चाहिए? काल वृत्ति, वृत्ति होनी चाहिए। काल में वृत्ति परिमाण है कि नहीं है? कौन परिमाण रहता है काल में? परम महत्व परिमाण है ना। परिमाण जब बोलना हो ना तो वो परम महत्व काल ही हो गया। परम महत्व ये परिमाण है, आया कि नहीं? परम महत्व पर अणुत्व, महत्व, रस्वत्व, दीर्घत्व ये परिमाण के नाम है। भले वहां उन्होंने ऐसे लिखा तत्चतुर्विधम अणु महत् रस्वम दीर्घम, ऐसे नहीं बोला जाता है कि नहीं? सब लकीर की फकीरों की बात, ऐसे नहीं। अणुत्व, महत्व, रस्वत्व, दीर्घत्व यही है, ये परिमाण है। वो अणु तो वो परमाणु पदार्थ हो जाएगा, महत्व वो घटपट आदि सब महत है, उसमें परिमाण क्या है? तो महत्व है, ठीक है ना। अब वो उनकी पहले से ही ऐसी आदत रही है कि नहीं? पहले से वो मधुर रस कहते हैं। वस्तुतः आप देख रहे हो माधुर्य रस है, मधुरत्व रस है, ठीक है ना। लेकिन दोनों तरफ चलता है। लेकिन स्पष्ट कब हो? जब हम परिमाण करके उसमें वही बोले परम महत्व, ये बोल दे तो वो स्पष्ट रहेगी, एक वाक्यता रहेगी, है कि नहीं? वरना उसको भी सही कर सकते हैं ना, कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो भी सही हो जाएगा, कोई वो गलत नहीं है। ऐसी गलती कोई कैसे कर देगा? है ऐसी वो गलती नहीं, लेकिन एक स्पष्ट नहीं होता है, वो लोग घूम जाते हैं। क्योंकि हम लोग घट को भी महत कह रहे हैं और आप परिमाण के भेद कह रहे हैं, वहां पर भी महत लिखिए तो लोग घूमने जाएंगे। इतनी ही बात है, बाकी महत कहना कोई गलत बात नहीं है कि नहीं है? महत्व यदि बोलते तो साफ रहता है, इतनी ही बात है, ठीक। चलिए, तो वही कह दिया कि काल वृत्ति कौन हो गया? परिमाण हुआ कि नहीं हुआ? उसमें वृत्ति परम महत्व परिमाण हुआ, उसमें वृत्ति आपकी ये परिमाणत्व है कि नहीं है? जाति है। अरे चारों में परिमाणत्व रहेगा ना। परिमाण के जितने भी भेद है, 4 है 4 है 8 है, जितने भी, उसमें ये क्या कुछ गंध आ रही है? नितेश जी क्या किए? कुछ लगाया है क्या? चलिए, हाँ इसको बंद कर दो, हमको एलर्जी है इसकी, सर दर्द करने लगता है। तो ये कर दिया है कि नहीं? तो काल वृत्ति, वृत्ति बहुत तेज है, क्या आपको नहीं लगता है? अच्छा, काल वृत्ति, वृत्ति होनी चाहिए और गुणत्व की व्याप्य होनी चाहिए। तो परिमाणत्व तो जाति देखो, काल वृत्ति, वृत्ति है कि नहीं है? काल में वृत्ति कौन परिमाण हुआ? उसमें वृत्ति पर परिमाणत्व तो जाति है कि नहीं है ना। मैं ये कह रहा था कि जितने भी परिमाण के भेद है उसमें सब में परिमाण तो रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे 9 द्रव्य है तो 9 में जैसे द्रव्यत्व रहता है, इतने जितने भी परिमाण है सब में परिमाण तो रहेगा। तो ये मत करनो कि नहीं रहेगा, है कि नहीं है? तो काल वृत्ति, काल वृत्ति परम महत्व परिमाण, उसमें वृत्ति जाति कौन हो गए? परिमाण तो जाति हुई नहीं हुई। और वो गुणत्व की व्याप्य है कि नहीं है? गुणत्व की व्याप्य है। आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें घट जाएगा, आया कि नहीं? उसमें घट जाएगा, आया कि नहीं? काल वृत्ति, वृत्ति और गुणत्व व्याप्य जाति। अब देखो रूप आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। रूप में जैसे देख लो, रूप में यदि अतिव्याप्ति देनी हो तो करके क्या लेना पड़ेगा? जाति करके रूपत्व जाति लेनी पड़ेगी। रूपत्व जाति कब ले पाएंगे? जब दोनों विशेषण उसमें घट जाए। गुणत्व की व्याप्य तो वो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिमाण काल वृत्ति, वृत्ति होनी चाहिए। काल में वृत्ति रूप है? नहीं है। तो काल वृत्ति, वृत्ति रूपत्व होगा? नहीं होगा। काल का कोई रूप नहीं है। रूप कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेजो, तीन में ही रहते, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, आया क्या? तो यही है। तो ये करके अतिव्याप्ति नहीं दे सकते। वैसे मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुणत्तम साधर्म्यम कर रहे थे तब भी रूप में अतिव्याप्ति थी भी नहीं, वो तो तब भी हट गया था, है कि नहीं? इसलिए हमारे सामने वो बड़ी समस्या नहीं, लेकिन घटा रहे, आपको समझा रहे, है कि नहीं? हमारे सामने बड़ी समस्या आई थी, न जो करके अव्याप्ति थी। मूर्त मात्र में रहने वाली संख्या में अव्याप्ति आप हमको दिखा रहे थे, क्योंकि वो मूर्त मात्रा में रह रही। मूर्ता मूर्तो भय वृत्ति गुणत्तम नहीं जाएगा, ऐसा आप कह रहे थे। लेकिन हमने अब जब जाति घटित कर दिया तो आप क्या कर लेंगे, है कि नहीं? तो अपने मुंह देखते रह जाएंगे, हम तो कटा के निकल जाएंगे। तो काल वृत्ति, वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम क्या कर दिया? काल वृत्ति, वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और फिर इसके बाद संख्या परिमाण पृथकत्व, पृथकत्व में भी देख लो, है कि नहीं?
पृथकत्व में भी देख लो, पृथकत्व में समन्वय करना है तो जाति करके कौन जाति लेनी पड़ेगी? पृथक तत्व जाति लेनी पड़ेगी। और पृथक तत्व जाति आपकी गुणत्व की व्याप्य है कि नहीं है? और काल चूंकि आकाश से पृथक है तो काल में पृथक तो रहेगा कि नहीं रहेगा? पृथक तो रहेगा, पृथक तो गुण है। ये पृथक तो गुण काल में रहा तो काल वृत्ति पृथक तो गुण, उसमें वृत्ति कौन हो गए? तो वो भी हो गए काल वृत्ति वृत्ति और गुणत्व की व्याप्य ऐसी जाति पृथक तत्व जाति तादृश जाति में तुम पृथक में चला गया, समन्वय हो गया। संख्या परिमाण पृथक संयोग, संयोग में विभाग में दोनों में घटा लो एक ही साथ में, संयोगत्व विभागत्व दोनों जाति गुणत्व की व्याप्य है कि नहीं है? गुणत्व की व्याप्य है। काल का संयोग होता है कि नहीं होता है कि नहीं? काल का संयोग होगा कि नहीं? अरे विभु है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है कि नहीं? तो संयोग होगा काल में। तो काल वृत्ति संयोग हुआ, काल वृत्ति वृत्ति संयोगत्व जाति हुई कि नहीं हुई? विभाग वैसे जैसे संयोग हुआ वैसे विभाग भी होगा। अरे घट नष्ट हो जाएगा, काल तो मान लो नित्य है, घट नष्ट हुआ तो घट और काल का संयोग भी तो नष्ट हो, विभाग भी तो नष्ट हो, विभाग हो गया कि नहीं हो गया? तो विभाग गुण काल में रहा नहीं रहा? तो विभाग जो गुण जो काल में रहा उसमें काल वृत्ति विभाग, उसमें वृत्ति विभागत्व जाति हुई। गुणत्व की व्याप्य तो विभागत्व जाति थी तो संयोगत्व विभागत्व जाति अभी वो जाति करके ले सकते हैं, तदवत्तम संयोग विभाग में भी चला जाएगा। कौन पड़ेगा है कि नहीं? काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति कम संख्या दी ना साधर्म्यम, आया कि नहीं आया? तो ये उन्होंने बता दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि गुणत्व व्याप्य तो सब जगह चली जा रहा है, कुछ मतलब का नहीं है कि नहीं? देखो पहले कह दिया जाए गुणत्व व्याप्य जाति मतम यदि साधर्म्यम करे संख्या दी नाम तो क्या हो जाएगा? गुणत्व व्याप्य ये भी गुणत्व व्याप्य जाति रूपत्व जाति ले लेंगे, तद्वत्तम रूपादि में धर्मादि में सब जगह जाएगा, धर्मत्वादि लेकर के, है कि नहीं? तो अति इसलिए काल वृत्ति वृत्ति कहना पड़ेगा। तो रूपादि रूपत्व जो जाति है वो जाति नहीं ले सकते क्योंकि वो काल वृत्ति वृत्ति नहीं है, क्योंकि काल में वृत्ति रूप नहीं है इसलिए उसमें वृत्ति रूपत्व नहीं होगा। काल में चूंकि धर्म नहीं है इसलिए काल वृत्ति वृत्ति धर्मत्व भी नहीं होगा। काल वृत्ति धर्म नहीं इसलिए उसमें वृत्ति फिर धर्मत्व भी नहीं होगा। आया नहीं आया? इसलिए वो रूपादि धर्मादि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। देखो क्या बात है पता है, मेरा रहस्य आपको बता दो, आपको समझ में आ जाए तो ये काल में केवल 5 ही गुण रहते हैं। बात ये है काल में देखो तुमने जितने भी देखो तुम रूप से लेकर के चालू की हम लोग 24 गुण देखे थे, है कि नहीं? कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है। काल में रहने वाले गुण कहाँ आए? ये संख्या दी 5 नवद्रव्य वृत्ति जो आए उसके अतिरिक्त काल में और कौन गुण रहा? एक भी है कि नहीं? यही उसने पकड़ लिया ना, है कि नहीं? ये भाई काल वृत्ति वृत्ति करके वो संख्या तो वही सब जाति आएगी। ये दिनकर का हृदय समझिए, है कि नहीं है? क्या उसके दिमाग में आया? ऐसा कुछ भी बना के नहीं बोलते, उनको पकड़ लेते हैं कि आप संख्या दी में अभी कोई संख्या में अव्याप्ति दे रहे थे, आप मूर्त मात्रा में रहने वाली संख्या हम जाति घटित बनाएंगे। अब जाति घटित बनाएंगे गुणत्व व्याप्य जाति कह देंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारी जातियां अतिव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति को वारण करने चले और चल गए हम अतिव्याप्ति की ओर, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखा कोई द्रव्य ऐसा मिल गया, काल मिल गया जिसमें 5 हमको जहाँ ले जाना है वही 5 गुण उसमें रहते हैं। अब उसमें जाति तक हमको जाना था तो 2 वृत्ति डाले, काल वृत्ति वृत्ति, तो काल वृत्ति वृत्ति। अब वो 5 जाति आ गई कि नहीं आ गई? वो 5 गुणों में रहने वाली 5 जाति आ गई, वो जाति मत वो 5 गुणों में चला गया। आया कि नहीं आया? काल वृत्ति गुणत्व भी कर सकते थे लेकिन फिर समस्या यही हो जाती वो पृथ्वी इत्यादि में रहने वाली संख्या में जाता नहीं, जाति द्वारा जाना था इसलिए बार 2 वृत्ति डाला ताकि जाति तक पहुंच जाए, है कि नहीं? काल वृत्ति वृत्ति नहीं समझ में आया? ये वो क्या पृथ्वी में काल वृत्ति, अरे काल वृत्ति गुणत्व यदि कर देते, काल में 5 ही गुण रह रहे हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी तरह होगा पूछेगा ना कि फिर इतना 2 वृत्ति जोड़ करके जाति तक गए फिर इधर आए फिर गुण में ले गए, ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा काल में 5 ही गुण रह रहे हैं तो वही करते हो ना, काल वृत्ति गुणत्व। काल वृत्ति जो गुण है तत्व साधर्म्यम, तो संख्या दी सब में चला जाएगा। तो बात यही आएगी कि पृथ्वी में रहने वाली संख्या काल वृत्ति नहीं होगी, तो काल वृत्ति गुण करके वो संख्या नहीं होगी। मूर्त मात्रा में रहने वाली संख्या चाहे पृथ्वी में रहने वाली चाहे आकाश में रहने वाली उस तो काल वृत्ति गुणत्व नहीं जाएगा, हमको संख्या में ले जाना था। तो जाति को लेकर के ही हम जा सकते थे। अब जाति तक कैसे पहुंचे? क्योंकि वो संख्यात्वादी जो 5 जातियां है वो काल में तो रहती नहीं है। समस्या ये भी है, काल में वो जातियां तो रहेगी नहीं, वो तो संख्याति 5 में रहेगी। तो अब काल से जाना है तो 2 बार वृत्ति डालो, काल वृत्ति वृत्ति, अब सीधे घुस गए संख्यात्वादी में,
ऐसी 5 जातियां ही मिलेगी और कोई तो मिल ही नहीं है। तो काल वृत्ति वृत्ति जाति संख्यात्वादी जाति तद्वत्वम संख्यादि में चला गया। बात समझ में आई ना? ये रहस्य है इसके पीछे का। ठीक है, तो ये दिनकर ने दिमाग लगाया। इसी तरह आप दिक को बोल देते तब भी चल जाता। दिक की भी यही हाल है ना, दिक में कितने गुण रहता है? ये 5 के अलावा कौन सा गुण रहा? और तो कोई नहीं रहा। और तो कोई आकाश में ऐसा नहीं कह सकते। आकाश में चूंकि ये 5 के अलावा भी गुण रहता है, शब्द जैसे रह गया है, उसमें ऐसा नहीं करते। उसमें काल वृत्ति वृत्ति जाति शब्द पकड़ लेता हो, शब्द तो जाति पकड़ लेता है कि नहीं है? शब्द तो जाति आकाश वृत्ति वृत्ति जाति शब्द तो पकड़ लेता, फिर तद्वत्व शब्द में चला जाता, जो कि अमूर्त गुण में गिना था। धर्मा धर्मो भावना च शब्दों बुद्धिया दयो भी उसमें चला जाता है, तो अधियाति हो जाती है। आत्मा को तो छू ही नहीं सकते हैं। आत्मा में चूंकि वो बुद्धि आदि जब उसी में भर है, तो आत्मा वृत्ति वृत्ति करते तो वो सब बुद्धि तो सब पहुंच जाते। अरे हमको सब में अधियाति हो जाती है कि नहीं? तो उसको करना था ये 2 में से किसी को पकड़ना था, है कि नहीं? आकाश के बाद काल आया तो उसे पहला आया तो काल को ले लिया, है ना? दिक को भी कहते तो कोई हर्जा नहीं था, काल को कह दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं है? तो ये बात समझ में आई? ये समझना है सब चीजों को। चलिए, काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति महत्वम क्या हो गया? काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति महत्वम संख्यादि नाम साधर्म्यम। अब प्रश्न ये आ रहा था कि गुणत्व व्याप्य क्यों कहने की जरूरत है? काल वृत्ति वृत्ति तो कहना जरूरी है, क्योंकि गुणत्व व्याप्य जातियां तो बहुत है, तो वो सब न ली जाए, संख्यात्वादी ही ले जाए, इसलिए काल वृत्ति वृत्ति कहना पड़ेगा। तो वही कहते हो ना, काल वृत्ति वृत्ति जाति मतम संख्यादि नाम साधर्म्यम। तो काल गुण है, उसमें काल में काल गुण है, काल वृत्ति वृत्ति कौन होगा? संख्या तो ही होगा, और कोई तो होना है नहीं। ऐसी जाति तो वही होगी ना, फिर हो गया, ठीक है। तो काल में वृत्ति संख्यादि 5 गुण ही है, उसमें फिर वृत्ति संख्यात्वादी जातियां जाति करके संख्यात्वादी जाति होगी। काल वृत्ति संख्या संख्या वृत्ति गुणत्व भी है ना, तो उसमें ये पकड़ लेते है कि नहीं है? अरे क्या कर लेते हैं, काल वृत्ति वृत्ति कहते हैं आप, तो काल करके काल लिया हमने, काल वृत्ति इसके पहले भी तो आया है। अरे गुणत्व आपका एक ही टाइप का रहता है इसलिए, है ना? काल देखो क्या हो गया, काल वृत्ति वृत्ति जाति मतम कहोगे, काल हुआ, आपने काल को पकड़ा, काल वृत्ति चलो संख्या दी आपने ले लिया, उसमें वृत्ति करके आप संख्या तो पकड़ेंगे। दोष देने वाला क्यों संख्या? तो उसमें संख्या में वृत्ति कोई जाति पकड़नी है, गुण तो पकड़ लिया, चाहे सत्ता पकड़ लिया, संख्या में रहती है सत्ता, है ना? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, तो काल में जो संख्या है उसमें भी सत्ता है, तो सत्ता ही पकड़ लिया सबसे बड़ी, है कि नहीं? और तद्वत तुम कहाँ चला जाएगा? द्रव्य गुण कर्म, अरे कर रहे थे संख्यादि का साधर्म्य 5 गुणों का, और आपका तो सब बोछार लगा दिया अतिव्याप्ति की, है कि नहीं है? ये हो गया। इसलिए गुणत्व व्याप्य भी कहना जरूरी था कि गुणत्व की न्यून देश वृत्ति होनी चाहिए। तो अब सत्ता चाहे गुणत्व को नहीं ले सकते, ये बात है। आया कि नहीं आया? तो इसीलिए गुणत्व व्याप्य भी कह दिया। चलो समझ के रखो। तो क्या कर दिया साधर्म्यम? काल वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति महत्वम संख्यादि नाम साधर्म्यम, ये कर दिया। अब दूसरा कह रहे, दूसरा क्या बना रहे? द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक जाति महत्वम, ये कर रहे। द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक जाति महत्वम, जाति द्वारा ही जाना है कि नहीं? जाति महत्वम ये कर रहे। जाति कैसी होनी चाहिए? द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक होनी चाहिए। जैसे संख्यात्व जाति देख लो, वो संख्यात्व जाति द्रव्यत्व की समव्यापकतावच्छेदक है कि नहीं है? ये देखना, देखो क्या कहा, पढ़ो उसको। द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक जाति महत्वम संख्यादीनाम साधर्म्यम, लगा कि नहीं लगा? द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक जाति महत्वम, ये कहा। द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक जाति महत्वम, जाति में विशेषण दिया, एक ही विशेषण दिया है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह दिया? जाति कैसी होनी चाहिए? द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक होनी चाहिए। हाँ, ये दे दिया, द्रव्यत्व की समव्यापकतावच्छेदक होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। द्रव्यत्व समव्यापकतावच्छेदक जाति होनी चाहिए। संख्या तो जाति में जैसे घटाया जाए, वो जाति आ जाएगी, तद्वत्व संख्या में चला जाएगा, समन्वय हो जाएगा।
तो वो संख्यात्व जाति आ जाएगी। द्रव्यत्व की समव्यापकता अवच्छेदक होनी चाहिए। अब द्रव्यत्व की समव्यापकता अवच्छेदक उसको बनाना हो तो समव्यापक किसको बनाना पड़ेगा? अभी व्यापक ही, समव्यापक में सम की ओर ज्यादा ध्यान मत दो, उसको समझाऊंगा, व्यापक ही समझो, है ना। द्रव्यत्व की सम शब्द छोड़ना नहीं है, लेकिन सम में फंसो मत, केवल व्यापक ही उसको समझ करके अभी चलो। द्रव्यत्व का समव्यापकता अवच्छेदक, है ना, मतलब व्यापक अवच्छेदक। यदि किसको संख्यात्व को बनाना हो तो व्यापक किसको बनाना पड़ेगा? संख्या को व्यापक बनाना पड़ेगा। द्रव्यत्व का समव्यापक बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? है कि नहीं? बनाना पड़ेगा। अब देखो द्रव्यत्व का समव्यापक, अभी व्यापक ही देख लो ना, अभी सम को चलो थोड़ी देर के लिए हटाएं, है कि नहीं। द्रव्यत्व का व्यापक आपका संख्या है कि नहीं है? है। कैसे घटाएंगे? यत्र यत्र, देखो द्रव्यत्व का व्यापक संख्या है तो यत्र यत्र से किसको लोगे? यत्र यत्र द्रव्यत्व, यत्र यत्र द्रव्यत्वम, नवद्रव्यों में तत्र तत्र संख्या, ऐसा है कि नहीं है? तो द्रव्यत्व की व्यापक संख्या हो गई। व्यापकता किसमें आई? संख्या में। व्यापकता अवच्छेदक क्या होगा? संख्यात्व। तो द्रव्यत्व की व्यापकता अवच्छेदक जाति कौन हो गए? संख्यात्व जाति। तादृश जाति मतलब सारी संख्याओं में चला गया, चाहे मूर्त मात्र अमूर्त मात्र, ढूंढते रहिए आप, सारी संख्याओं में जाति मतम चला गया। आया कि नहीं आया? तो अभी इतना ही कर दो। द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक जाति मतम, सम को थोड़ी देर के लिए हटाओ, क्यों दिया देखते हैं, है कि नहीं? आया समझ में? परिमाण में घटाओ, परिमाण में घटाना हो तो जाति करके कौन लेना होगा? परिमाणत्व जाति आनी चाहिए, तभी जाति मतम उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? अब उसको द्रव्यत्व का व्यापकता अवच्छेदक बनाना हो तो द्रव्यत्व का व्यापक किसको बनाना पड़ेगा? परिमाण को बनाना पड़ेगा। किसको? परिमाण को बनाना पड़ेगा। परिमाण तो कौन बोला? तुम बोले? तुम बोले? कोई नहीं बोला। परिमाण को व्यापक बनाना पड़ेगा। तो देखो बनेगा कि नहीं बनेगा? यत्र यत्र तो नवद्रव्यों में तत्र तत्र है कि नहीं है? नवद्रव्यों में परिमाण है। अरे नवद्रव्य वृत्ति है कि नहीं वो? तो फिर व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? है कि नहीं? व्यापक हो गया। अरे तत्र तत्र हो गया मतलब व्यापक हो गया, है कि नहीं? तो व्यापक हो गया। व्यापकता किसमें आएगी? व्यापकता परिमाण में। व्यापकता अवच्छेदक क्या होगा? परिमाणत्व। तादृश जाति कौन हो गए? परिमाणत्व। तादृश जाति मत, परिमाण जाति मतत्वम, परिमाण में चला गया, लक्षण समन्वय हो गया। इसी तरह तीनों बाकी घट बच गए, उसको घटाओ एक ही साथ में, पृथक संयोग विभाग, तीनों में घटाओ तो जाति करके पृथक तत्व, संयोगत्व और विभागत्व आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्योंकि क्यों आ जाएगी? क्योंकि व्यापक द्रव्यत्व क्या व्यापक पृथक संयोग और विभाग तीनों हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि यत्र यत्र द्रव्यत्वम तीनों है कि नहीं है? तो अब व्यापकता इन तीनों में व्यापकता अवच्छेदक कौन हो जाएगा? ये जातियां हो जाएगी और तत्व की तद्वत्व किस में चला जाएगा? पृथक संयोग विभाग, सब में घट गया। घट गया कि नहीं घट गया? अब पूछा जाएगा ये सम की तरह क्यों लगाया हो? ये सम क्या होता है? हैं? और द्रव्यत्व का व्यापक, देखो बात क्या है, इसमें भी रहस्य समझ लो। ये 5 ही गुण ऐसे है कि 9 द्रव्यों में रहते हैं, है कि नहीं? तो द्रव्यत्व का व्यापक ये 5 ही वो गुण हो सकते हैं ना, और कोई हो सकता है क्या? तो और व्यापकता अवच्छेदक इसी में रहने वाली जाति हो सकती है कि नहीं हो सकती? और कोई हो सकती है? तो जाति घटित करके जाना था, तो द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक जाति मतम कर दिया। बात समझ में आई? यही दृष्टि ध्यान में रख करके उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। अब बात आई ये सम क्यों कह रहा है, ये सम क्या है और उसका मतलब क्या है? तो पहले दोस्त समझ में इतने में आएगा, तब फिर समझ जोड़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। अभी हमारे अनुसार तो कितना कह देने से काम चल जा रहा है? हाँ क्या बोले? द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक जाति मतत्व, इतने से काम चल रहा है ना, एतावता संख्यादि में हो जा रहा है ना। देखो द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक और कोई जाति हो गई मान लो तो फंस जाएगा मामला, हैं? जैसे सत्ता, द्रव्यत्व की व्यापकता अवच्छेदक सत्ता हो जाएगी। देखो जरा, द्रव्य उसको व्यापकता अवच्छेदक बनाना हो तो व्यापक किसको बनाना पड़ेगा? सत्ता को।
अरे सत्ता को व्यापकता अवच्छेदक है तो व्यापक किसको सत्तावान को बनाना? बनाना पड़ेगा। सत्तावान को जी। बनाना पड़ेगा ना। सत्तावान। तो सत्तावान व्यापक हो जाएगा। द्रव्यत्व का व्यापक सत्तावान है कि नहीं है? देखो यत्र यत्र द्रव्यत्वम न द्रव्य, वहां सत्तावान है कि नहीं है? है। अरे किसी में कोई ना कोई सत्तावान तो रहेगा ना। जी। अरे गुण भी सत्तावान है, जी। तो कोई ना कोई गुण रहेगा, मतलब सत्तावान रह गया। सत्तावान ही रहेगी। फिर सत्तावान व्यापक हो गया, व्यापकता अवच्छेदक क्या हो जाएगा? सत्ता। सत्ता हो जाएगी। तो तद्वत तुम करेंगे, द्रव्य गुण कर्म तीनों में चला गया, कर रहे थे संख्यादि का साधन में चला गया, द्रव्य गुण कर्म सब में। अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अतिव्याप्ति हो जाएगी ये भी। और वो व्यापकता अवच्छेदक जाति करके गुणत्व भी पकड़ सकते हैं। अपने सत्ता पकड़ी, वहां तक गए, कोई बात नहीं, सही है, गलत नहीं है। गुणत्व भी तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि गुणत्व को व्यापकता अवच्छेदक बनाना हो द्रव्यत्व का, तो द्रव्यत्व का व्यापक किसको बनाना पड़ेगा? गुण को बनाना पड़ेगा। यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र गुणः अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति व्यापकता गुणे व्यापकता अवच्छेदकम गुणत्वम तद्वत्तम गुणादो सकल गुणादो अतिव्याप्ति। जी। सकल गुणादो नहीं, संख्या व्यतिरिक्त गुणादो अतिव्याप्ति। अरे संख्या 5 में गया, वो तो समन्वय हुआ, उसमें अतिव्याप्ति थोड़ी कही जाएगी, लेकिन रूपादि धर्मादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? इसलिए ये सब आपत्ति आ जाएगी, इसके कारण सम कहना पड़ा। अब आप कहेंगे सम कहने से हो क्या रहा है कि नहीं? क्या होता है? तो देखो, द्रव्यत्व का व्यापक है तो क्या हो जाता है, इतना मतलब ही होता है कि द्रव्यत्व का व्यापक वो आपका सामने वाला हो, जैसे अभी गुण हुआ है कि नहीं है, चाहे संख्यादि हुए हैं, ये सब हुए ना। लक्षण समन्वय करते समय हमने व्यापक संख्यादि को बनाया, दोष देने के समय गुण को बनाया, तो व्यापक इसलिए दो ही रखो। तो व्यापक बनाना हो मतलब द्रव्यत्व का व्यापक वो होना चाहिए, इतना ही चाहिए। समव्यापक में कैसा होता है पता है? कि द्रव्यत्व का व्यापक वो हो और उसका व्यापक फिर द्रव्यत्व भी हो, समव्यापक होना चाहिए, मतलब सम में रहे ऐसा व्यापक होना चाहिए। व्यापक दो तरफ से हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो जैसे एक दो में से एक ज्यादा रहे तो वो भी व्यापक हो सकता है, जैसे वन्नी धूम में देख लो ना, वन्नी धूम में वन्नी व्यापक है कि नहीं है धूम की अपेक्षा? तो कैसे व्यापक है? धूम जहाँ रहता है वहां तो रहती ही है, उसके अतिरिक्त एक अयोग गोलक में रह जाती है बिना धूम के, तो ये तो अधिक में रह करके व्यापक हुई। आया कि नहीं आया? और कभी कभी व्यापक ऐसे होता है कि साथ साथ में बिल्कुल रह रहा है तब भी व्यापक होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे यदि ऐसे कहना हो ना, तो ऐसा व्यापक यदि कहना हो, ये नाम क्या है, जो प्रमेयत्व अभिधेयत्व है, जहां जहां प्रमेयत्व है वहां वहां अभिधेयत्व है। तो प्रमेयत्व भी केवलान्वयी, अभिधेयत्व भी केवलान्वयी, जहां प्रमेयत्व सब जगह रह रहा वहां वहां ये रह रहा है, तो ये समव्यापक होता है, इसको समव्यापक कहा जाता है, क्योंकि उल्टा भी वो अपना व्यापक हो सकता है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये समव्यापक का मतलब ही है, मतलब अपने बराबर में रह करके व्यापक जो कहला जाए। आया कि नहीं आया? ये बात हुई। एक अधिक में रह करके भी कोई व्यापक हो सकता है, तो ये यहाँ पर ऐसा हमको चाहिए। अब देखो, आप सत्ता को आप अवच्छेदक नहीं बना सकते हैं, सत्ता को अवच्छेदक नहीं बना सकते, क्योंकि सत्ता को अवच्छेदक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्तावान को द्रव्यत्व का व्यापक बनाना पड़ेगा। सत्तावान को द्रव्यत्व का व्यापक बनाना पड़ेगा। द्रव्यत्व का व्यापक बनाना पड़ेगा। तो देखो, अब समव्यापक बनाना पड़ेगा। अब समव्यापक अब बना, तो सत्तावान उसका समव्यापक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यत्र यत्र सत्तावान तत्र तत्र द्रव्यत्वम, ये नहीं है, क्योंकि सत्तावान सत्ता तो तीनों में रहती है, द्रव्य गुण कर्म। सत्ता तीनों में रहती, सत्तावान कहाँ रहेगा? अरे सत्तावान को करना है ना, समव्यापक बनाना है। गुण भी सत्ता वाला, सत्तावान गुण सत्तावान गुण हुआ तो सत्तावान यत्र यत्र, तो गुण यत्र यत्र ये हुआ ना। तो गुण तो द्रव्य में है, वहां वहां फिर द्रव्यत्व तो है ही नहीं, समझ रहे? तो फिर
क्रिया कर्म यत्र यत्र कर्म हाँ? यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र द्रव्यत्व, ये भी ये तो नहीं है। आकाश आदि में रहता है, आकाश आदि में तो क्रिया नहीं रहती, कर्म नहीं रहता। तो क्या जहाँ जहाँ कर्म रहता है वहाँ द्रव्य तो रहता ही। कर्म कोई ना कोई द्रव्य में ही रहेगा, वहाँ पर तो द्रव्य तो रहता ही। ये तो और ऊपर से मामला फंस रहा है। समव्यापकता अवच्छेदक, देखो इसका रामरुद्री क्या कह रहे हैं, इसका प्रतिक्रिया है कुछ द्रव्यत्व समव्यापकता अवच्छेदक का। द्रव्यत्व समव्यापकता अवच्छेदक इत्यादि ननु तादृश जातिपदेन गुणत्वस्यापि संग्रहात् तद्वति रूपादावति व्याप्ति ही। अच्छा, शंका कर रहा है जी। अच्छा, इसको सम देने पर भी दोष दे रहा है। हाँ। तो मतलब हम लोगों ने ऐसा दोष सोच लिया है जो है ना, कुछ आगे बढ़ गए एक कोटे। हमको तो अभी केवल सम को समझाना था और सम को देने पर वाला दोष पकड़ लिया हम लोग, सम से वारित नहीं हो रहा, ये बात है ना। हम लोग जो सत्तावान को, वो सत्ता को अवच्छेदक बनाए और गुणत्व को अवच्छेदक बनाए, दो तरफ से दिए ना, तो इसके अनुसार हमने व्यापक बनाया था सत्तावान को और गुण को। तो अब तो वो सम देने पर भी वारित नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो गया है, मामला कुछ बिगड़ा है। तो पहले हम सम वाला देख ले, लेकिन फिर उसमें जाए, वो तो उसके आगे की कोटि है। सम कहने से कहाँ वारित करना चाह रहा था पंडित, समव्यापकता अवच्छेदक कहा ना, जातिमत्वम द्रव्यत्व समव्यापकता अवच्छेदक जातिमत्वम व विवक्षितत्वात्। द्रव्यत्व का समव्यापक न कह करके यदि व्यापक कहते हैं तो द्रव्यत्व का व्याप्य व्यापक कौन हो जाता है ऐसा। समक देने से किसका मारण किया? दो तो उसको, मुझे इसमें क्या क्या लिखा, इसमें तो कुछ इन्होंने तो नहीं है। कहाँ है इसमें द्रव्य तो समव्यापकता अवच्छेदक। हाँ, इसका वारण तो देखिए ये कर दे रहे हैं। सत्तावान जो है वो व्यापक हो जाएगा। सत्तावान हमेशा रहेगा। तो सत्तावान देखो कौन कौन है, सत्तावान द्रव्य गुण कर्म तीन ही है, और सारे के सारे मिल करके सब इसी में रहेंगे, द्रव्य में ही रह सकते हैं। सत्तावान तो है कि नहीं, तो सत्तावान तो व्यापक होगा ही, और फिर सत्तावान का भी व्यापक हो ही है, दोनों ओर से। समय व्यापक कहने से होगा क्या? उसका उत्तर वो जो दोष दे रहे हैं उसका वारण तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप क्या कह रहे हैं, मतलब व्यापक गुण हो जाएगा, द्रव्यत्व का व्यापक गुण हो जाएगा। यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र गुणः, सम व्यापक कहो तब भी गुण हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यत्र यत्र गुणः तत्र तत्र द्रव्यत्वम ये भी है। तो सम व्यापक कहो चाहे व्यापक गुण हो जाएगा, व्यापकता गुण में व्यापकता अवच्छेदक जाति गुणत्व जाति। इसी तरह चाहे सत्ता भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। और तादृश जाति मतम गुण आदि में और द्रव्य आदि में सत्ता लोगे तो जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। इसका वारण कोई बड़ी बात नहीं है। वो जाति में विशेषण देंगे, गुणत्व व्याप्य जाति होनी चाहिए, गुणत्व की व्याप्य जाति होनी चाहिए। अब आप ना गुणत्व पकड़ सकते हो ना आप
सत्ता को पकड़ सकते हैं। न दोनों में से कोई गुणत्व की वो नहीं ना है, गुणत्व की व्याप्य नहीं ना है। जाति में ये भी विशेषण दे देंगे, आया कि नहीं आया, तो यथावता वो वारण हो जाएंगे। अब ऐसी कौन जाति आएगी, अब आपको गुणत्व की व्याप्य जाति लेनी होगी और द्रव्यत्व की व्यापकता समव्यापकता अवच्छेदक लेनी होगी। अब वैसी जाति कौन आएगी, यही आएगी, 5 ही आएगी, संख्या तो परिमाणत्व पृथकत्व संयोगत्व विभागत्व यही आएगी ना। तो द्रव्यत्व का चूंकि समव्यापक आपके यही होंगे, सब संख्या की 5 ही होंगे, उस व्यापकता उसी 5 में व्यापकता अवच्छेदक वही होगी, गुणत्व की व्याप्ति भी वही होगी, तो जाति मतम उसी 5 में जाएगा, वो वारण हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। समझिए ये सम कर रहा है, सम का क्या काम है, सम को क्या समझ करके रखें पहले ही, है कि नहीं, फिर तो आपके सम ने कुछ किया ही नहीं। अरे ये सब सम न भी दे तब भी द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक कहने से ही हो ही गया ना। द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम ये कर दिया, अब कहाँ दोष है, अब तो वो 5 ही से गुणत्व की व्याप्य कर दी, मतलब रूपत्व आदि इत्यादि इत्यादि जो है सभी ले सकते हैं, और अब द्रव्यत्व की व्यापकता अवच्छेदक कह दी, तो अब तो फिर संख्या तो ही आना है, रूपत्व तो आना नहीं है, क्योंकि रूपत्व जो है वो द्रव्यत्व की व्यापक नहीं ना है। जत्र जत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र रूपत्वम है क्या, रूपम, और व्यापकता अवच्छेदक रूपत्व को बनाना होगा, व्यापक रूप को बनाना पड़ेगा ना। तो यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र रूपम ऐसा है क्या, नहीं है, तो वो तो व्यापक ही नहीं है, तो व्यापकता अवच्छेदक जातियां वो सब होनी नहीं है, धर्मत्वादि भी नहीं हो पाएगी। गुणत्व व्याप्य यदि भी हो भी जाए लेकिन द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक नहीं होगी, है कि नहीं, कौन होगी, केवल ये 5 ही होगी संख्यात्वादी, और तदवत तुम संख्या 5 में ही जाएगा, ये बात है। तो सम का क्या रोल फिर, ये गुणत्व तो हम ऐसे ही हटा देंगे। और वही कुछ बात वो दिनकरी भी कहना चाह रहे, पढ़ो दिनकरी निकालो, उसमें देखो दोनों लोग द्रव्यत्व सम व्यापकता अवच्छेदक दिखा, उसको कहाँ दिन राम रुद्र दिनकरी क्या द्रव्यत्व सम व्यापकता अवच्छेदक इत्यादि पढ़ो, देखो वहां से, ननु तादृश जाति पदे न गुणत्वस्यापि संग्रह, ले ही सकते हैं, सम देने पर भी ले ही सकते हैं हम, है कि नहीं, तादृश जाति पदे न गुणत्वस्यापि संग्रह तद्वती रूपादो अतिव्याप्ति, ही बात समझ में आई। उसका वारण समझो, नच वारण नच से करना चाह रहा है क्या, कि गुणत्व व्याप्य तादृश जाति मत्वमेव विवक्षितम, ये कर देंगे, गुणत्व व्याप्य विशेषण दे देंगे जाति में, आया क्या, अतो नाति व्याप्ति अपति व्याप्ति नहीं होगी, इति वाच्यम, तो अब फिर खंडन कर न च वाच्यम, क्यों, अब आगे पढ़ो, तथा सती द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक तादृश जाति मत्वम, तादृश जाति मत्वम मतलब गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम इत्युक्तो एव सामंजस्य द्रव्यत्व समव्यापकता अवच्छेदकत्व पर्यंत निवेश वैयर्थ्यापत्य है, सम तक जाने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, कुछ इसी टाइप की वो भी चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं, आया कि नहीं आया, यही उन्होंने कर दिया। तो चलो कुल मिला के फिलहाल अभी के लिए इतना चला जाए, है कि नहीं, इतना चला जाए कि अभी इतने के अनुसार जो चल रहा है उसके अनुसार सम न दे तो चलेगा, है कि नहीं, लेकिन फिर भी ये सम क्या सोच के दी है। अभी थोड़ा आगे राम रुद्री लंबी थोड़ी देखेंगे ना तो जाएगा, अभी उन्होंने बनाया है कि नहीं, लंबा जोड़ा जाएगा, देखो दो मुझे दो नाम, चलो बढ़ जाए, ये समझ में आई नहीं बात, बहुत अच्छा दिमाग लगा है ना, ये राम रुद्र भी उसके काफी रहे, कम नहीं है। न च व्यापकत्वमत्र येन केनापि संबंधेन विवक्षितम् तथा च विषयतया ज्ञानादिरपि व्यापकत्वात् तद्वारणाय एव द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदकत्व संग्राहक समव्यापकता अवच्छेदकत्व प्रवेश, ये करना जा रहा है। व्यापकत्वमत्र येन केनापि संबंधेन विवक्षितम्, दूसरे चालाकी से मतलब घुसाना चाह रहे हैं, है ना, दूसरे वो कर रहे हैं। व्यापकत्वम येन केनापि संबंधेन मतलब व्यापकता अवच्छेदक संबंध का निर्धारण नहीं करना है, बिना उसके ही हम कर लेंगे और फिर दोष देंगे और उसका वारण करने के लिए सम देंगे, ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों करेंगे हम, उससे अच्छा व्यापकता अवच्छेदक संबंधी निर्धारण कर देंगे, क्या फालतू को लगा, है कि नहीं। अरे द्रव्यत्व का व्यापकता द्रव्यत्व भी समवाय संबंध है ना, और उसका व्यापक भी समवाय संबंध है, खट कर दिया, आप क्या लोगे द्रव्यत्व में द्रव्यत्व समवाय न जहाँ रहेगा वहाँ समवाय न उसको रहना चाहिए, फिट कर दिया, व्यापकता अवच्छेदक व्याप्यता अवच्छेदक दोनों संबंध टाइट कर दिए बस। अब वो न दे करके फिर सम देना है कहाँ का, ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, कितना
चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल इतना हो गया, सम के बिना भी हो रहा है, लेकिन गुणत्व व्याप्य कहना पड़ेगा, ये बात है, ये जोड़ना पड़ेगा, गुणत्व व्याप्य कहना पड़ेगा। गुणत्व व्याप्य नहीं कहते तो मामला फंसता, क्योंकि गुणत्व जाति ले लेते है ना। चलिए कोई बात नहीं, लगा कि नहीं लगा। तो अभी हमारे अनुसार मतलब क्या बनेगा, यदि बनाना हो तो सम मत बोलना, वो विशेषण बोलना, क्या बोलेंगे साधन में हम दूसरा ऐसा है ना, इसको लिख लेना थोड़ा, है कि नहीं। और एक दो कोटि जो रामरुद्र में आगे बढ़ाए ना हम लोगों ने, तो उसको भी देख लेना है ना, मतलब रामरुद्राचार्य ने बढ़ाए, हम लोगों ने क्या किया, लेकिन उसको थोड़ा क्रम थोड़ा लिख लेना है ना, एक दो कोटि मूल के अनुसार आगे बढ़ा लेना दिन घड़ी के आगे, और उसको लिख के रख लेना कैसा अंतिम में हम लोगों के पाठ में बना। ठीक है, चलिए तो यही विवक्षा कर देंगे। तो यथावता संख्यादि में कोई अव्याप्ति, कहीं कोई भी संख्या में अव्याप्ति नहीं ना होगी, क्योंकि अब तो हम जाति घटित ही बना रहे हैं, और रूपादि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, धर्मादि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, क्योंकि वो द्रव्यत्व की समव्यापकता अवच्छेदक रूपत्व द्रव्य वो धर्मत्व जाति है ही नहीं ना, नहीं है। सममत न भी कहो तब भी द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक वो है ही नहीं, क्योंकि द्रव्यत्व के व्यापक न रूप है न धर्म है, तो व्यापकता अवच्छेदक न रूपत्व है न धर्मत्व है, गुणत्व के व्याप्य हो जाए क्या करना है कि नहीं। तो ये था उसमें अतिव्याप्ति तो होगी नहीं, और सारी की सारी संख्या में लक्षण समन्वय हो जाएगा, तो कहीं पर अव्याप्ति भी नहीं होगी। तो क्या बना लेंगे दूसरा साधर्म्य, द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक गुणत्व व्याप्य जाति मत्व संख्यादीनां साधर्म्यम, यही कर लेंगे। चलिए आया कि नहीं आया? पढ़ लो उसको नच वाच्यम से मुद्दिन करें। काल वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वस्य द्रव्यत्व समव्यापकता अवच्छेदक जाति मत्वस्य वा विवक्षितत्वात्। लग गया कि नहीं लग गया? ये विवक्षा कर देंगे, तो अब यही साधर्म्य कर देंगे, तो ध्यान में रहेगा ना, मूर्त गुणानाम किम साधर्म्यम, अमूर्त गुणानाम किम साधर्म्यम, और उभय गुणानाम मूर्त उभय गुणानाम किम साधर्म्यम। आया कि नहीं आया? ये सब ध्यान में रखना है, सब में दो दो साधर्म्य बताया है दीर्घ में, सब में एक है ना, वा विवक्षितत्वात् वा विवक्षितत्वात् वा विवक्षितत्वात्, दो दो रखिए, एक में आपको संतोष न होता हो तो एक नहीं अब दो को लगाने में दिमाग खट जाए, दोष क्या देंगे आप, एक नहीं तो ये सब दिन का है, विचित्र है। चलिए बहुत अच्छे, तो ये कर दिए। इसके आगे क्या है? इति मूर्ता मूर्त गुणकथनम, ये हो कर दिए, इति मूर्ता मूर्त गुणकथनम। हाँ, अब इसके बाद आगे अनेकाश्रितत्वम वाला चल रहा है, तो चलिए उसको फिर देखते हैं। मूल भी देखना होगा ना उसकी, कारिका का वगैरह सब रखा जाए पाठ, इतना लगा क्या है, ठीक है ना। पिछला यहाँ का सब सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिशा राजितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।